आज हम इंजीनियरिंग का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो 11, 12 JEE मेन एंड एडवांस वाले बच्चों ने नहीं देखना। ये वीडियो इंजीनियरिंग के बच्चों ने देखना, और जो गेट की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग के बाद इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे IIT के लिए गेट का एग्जाम होता है, वो बच्चों ने देखना। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पावरफुल टूल है। जो भी कोई सिस्टम तैयार करना होता है, जो भी कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, पहले वो प्रोजेक्ट का डिटेल स्टडी किया जाता है। स्टडी करने के बाद उसका इनपुट क्या होगा, उसका इनपुट के बाद आउटपुट क्या आएगा, वो प्रोजेक्ट का आउटपुट निकालने के लिए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसके आउटपुट निकाले जाते हैं और चेक किया जाता है। जब ये इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट क्या होगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्लेइंग very important role in the field of technology. So linear differential equation. Point number 1. Standard equation is f of d operates on y equal to capital X. So what is capital D? कैपिटल D बोले तो पहला डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बोले तो दूसरा डेरिवेटिव, डी क्यूब बोले तो तीसरा डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। कैपिटल डी का मतलब पहला डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मतलब दूसरा डेरिवेटिव, डी क्यूब का मतलब तीसरा डेरिवेटिव। ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इधर है कैपिटल एक्स, एंड capital X is a function of small x only. So ये डिफरेंशियल इक्वेशन में y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए d बोले तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। समझो इधर कैपिटल T होता तो कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t, तो d क्या होता, d बाई डी टी। डी स्क्वायर क्या होता, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। डी क्यूब क्या होता, डी क्यूब बाई डी टी क्यूब होता। सो RHS में कौन सा वेरिएबल दिया, क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स, टी, थीटा, बरोबर है। जनरली टी एंड थीटा को पैरामीटर में कंसीडर किया जाता है और x को वेरिएबल में किया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, f ऑफ d में क्या क्या होगा। f ऑफ d कंटेन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्मूले, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। बाबू f of d is a polynomial in d। पॉलिनोमियल माना f of d इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D होगा। तो क्या क्या हो सकता है, वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो सकती है, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड क्यूबिक हो सकती है,
पॉलिनोमियल सिंथेटिक हो सकती है या पॉलिनोमियल मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से सॉल्व किया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, कैपिटल एक्स क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो कौन से फंक्शन होंगे? कैपिटल एक्स कंटेन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, and fourth one is algebraic function. So देखो एफ ऑफ डी क्या है? पॉलिनोमियल इन कैपिटल डी है। वो पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक हो सकता है, स्टैंडर्ड क्यूबिक हो सकता है, वो पॉलिनोमियल सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होगा या वो पॉलिनोमियल मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से सॉल्व होगा। कैपिटल एक्स में कौन से फंक्शन होंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या अलजेब्रिक फंक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन इज, ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन इज y equal to CF plus PI. Now question occurs, ये CF क्या होता है, ये PI क्या होता है? देखो CF होता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, ये PI क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगेन द क्वेश्चन ऑकर्स, ये सी एफ किधर से लाना है और ये पी आई किधर से लाना है? ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 5, वी गेट सी एफ बाय टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। जो पॉलिनोमियल इन डी है वो क्वाड्रेटिक होगा, स्टैंडर्ड क्यूबिक होगा या वो सिंथेटिक से सॉल्व होगा या वो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से सॉल्व होगा। उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करा दो, वो इक्वेशन को सॉल्व करा दो, अकॉर्डिंगली सी एफ लिख सकते हैं ना। पी आई क्या होगा? पी आई इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन कैपिटल एक्स। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इनवर्स ऑपरेटर एफ ऑफ डी। ये एक्स अपॉन एफ ऑफ डी नहीं होता है, 1 upon f of d is an operator which operates on function capital X. Now, यहाँ CF लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, PI निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। CF के 4 रूल्स होते हैं, PI के 4 मेथड्स होते हैं। जब CF के 4 रूल्स और PI के 4 मेथड्स आपको समझ में आ जाए तो समझने का लीनियर में आप लोग मास्टर बन सकते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग सी एफ, एफ ऑफ डी बोले तो इक्वेशन इन डी को हमने 0 करा दिए तो डी के कुछ वैल्यूज आएंगे, बराबर है। नाउ दिस इज केस नंबर 1। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स क्या है? रियल है एंड क्या है? अलग अलग है। तो देखो ये d का वैल्यू 0, 1,
2 3। कितने वैल्यूज आए रे? 4। कैसे आए रे? रियल एंड अलग अलग। सेम टू सेम है क्या? नहीं। तो देखो इसका सी अब कैसे लिखना, जितने वैल्यूज उतने कांस्टेंट्स लेना। बोलो क्या बोला? जितने वैल्यूज उतने कांस्टेंट्स लेना, कांस्टेंट्स अलग अलग लेना। C1 C2 C3 C4। तो इसका कांस्टेंट हुआ C1 e⁻0x, इसका कांस्टेंट हुआ C2 e⁻x, इसका कांस्टेंट हुआ C3 e⁻2x, इसका कांस्टेंट हुआ C4 e⁻3x। So it is a way to express CF provided roots are real and different. B -1 -2 -1 1। कितने वैल्यूज आए रे? 3। कैसे आए रे? अलग अलग। कितने कांस्टेंट्स आएंगे? 3। तो देखो CF क्या होगा? C1 e⁻2x, C2 e⁻x प्लस C3 e⁻x। C समझो, दो ही वैल्यू आए, -4 -3। अलग अलग है, यस। कितने कांस्टेंट्स आएंगे? 2। CF इक्वल टू C1 e⁻4x प्लस C2 e⁻3x। सो ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं, ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहिए। समझो कोई बोला बिल्कुल नहीं लेना है मुझे, मत लो। ये नंबर्स को आप उल्टा सुल्टा लिखे तो ये नंबर्स आपके साथ झगड़ा करने वाले नहीं है। लेकिन लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। समझो कोई बोला मुझे पहले 0 लिखना है, बाद में 1 3 लिखना है, बाद में 2 लिखना है, बाद में 1 लिखना है। सो ये नंबर्स की ऑर्डर इधर उधर बदल दिए तो CF बदलता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट C1 C2 C3 आर्बिट्ररी है। फाइनल जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा। सो इट इज अ वे टू एक्सप्रेस CF when roots are real and different। अभी क्या होगा रे? रूट्स आर रियल एंड सेम। पहले में क्या थे? वैल्यूज अलग अलग थे। अभी क्या होगा रे? वैल्यूज क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे। नाउ देखो हमने पहले केस में क्या किया। देखो भाई, पहले केस में हमने क्या किया? 4 अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई की। 4 अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई किया और एग्जाम दे दिया। यहां हम क्या कर रहे हैं? एक सब्जेक्ट का पढ़ाई 5 बार कर रहे। सो पहले केस में 5 अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई करके एग्जाम दे दिया, और यहां क्या किया? एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई 5 बार किया। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एंड सेम। देखो जब आप पहली बार पेपर देते तो क्या बोलते? आई एम फ्रेश इन M3। ठीक है। जब दूसरी बार देंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम फर्स्ट रिपीटेड। जब तीसरी बार देंगे तो क्या देंगे? सेकंड रिपीट। जब चौथी बार बोलेंगे तो थर्ड रिपीट। सो पहले को बोलते फ्रेश,
कितनी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे रे? एक। तो CF होगा e⁻3x, क्योंकि हमने एक ही सब्जेक्ट का तैयारी किया है। पहला फ्रेश, इसीलिए बन गया C1। बाद में फर्स्ट रिपीट, जब पेपर पहली बार देते हैं तो खुशी खुशी से जाते हैं, जब पेपर रिपीट करते हैं तो थोड़ा टेंशन आता है, और रिपीट हो गया पेपर तो और टेंशन आता है। जैसे जैसे पेपर का रिपीटेशन बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगा। दिस इज C1, फर्स्ट रिपीट मल्टीप्लाई बाय x, सेकंड रिपीट मल्टीप्लाई बाय x², थर्ड रिपीट मल्टीप्लाई बाय x³, फोर्थ रिपीट मल्टीप्लाई बाय x⁴। रिपीटेशन का ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे x का पावर बढ़ेगा। देखो d = 2 2 2 2। एक पेपर कितनी बार दिया? 4 बार दिया। पहला क्या हुआ? फ्रेश, e⁻2x, C1, फर्स्ट रिपीट मल्टीप्लाई बाय x, सेकंड रिपीट मल्टीप्लाई बाय x², थर्ड रिपीट मल्टीप्लाई बाय x³। C, d = कितने वैल्यूज आए रे? 3। कितने कांस्टेंट आएंगे? 3। पहला फ्रेश, कितना पेपर है रे? 1, e⁻⁻x। C1, इसका हुआ C2x प्लस C3x²। d = 0,0। 0 नंबर का पेपर कितनी बार दिया रे? 2 बार। पहला हुआ फ्रेश, कौन सा पेपर दे रहे हम? 0 नाम का पेपर ले रहे। पहला C1, दूसरा C2x। सो ये हो गए 2 केसेस। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड सेम। नाउ तीसरा केस है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। सो कौन सा केस पढ़ रहे हम? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन ऑकर्स, विच नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर? जो नंबर में इमेजिनरी नंबर i आता है, i का वैल्यू होता है √(-1). स्क्वायर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी नंबर होता। बोलो, स्क्वायर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी नंबर होता। देखो √(-) ये क्या होगा? √(-) ये i√, ये √(-9), ये माइनस स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या होगा रे? i, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3i। सो जहां इमेजिनरी नंबर i आता है उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें केस नंबर 3, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। d = 2 ± 3i, -2 ± 3i, 4 ± 5i। सो एक तो याद रखना, इमेजिनरी i आया तो प्लस माइनस को अलग अलग नहीं करना। बोलो मेरे साथ, क्या बोला? इमेजिनरी i आया तो प्लस माइनस को अलग नहीं करना। सो कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होते हैं,
एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट बोले तो जिसमें आई नहीं, इमेजिनरी पार्ट बोले तो आई का कोएफिशिएंट। नाउ रियल पार्ट को पकड़ो, ई के पावर में भेजो। बोलो क्या बोला? रियल पार्ट को पकड़ो, ई के पावर में भेजो। नाउ रियल पार्ट को पकड़ा, ई के पावर में भेजा। इमेजिनरी पार्ट को पकड़ना, कॉस एंड साइन के एंगल में भेजना। पहला लेना कॉस, दूसरा लेना साइन। रियल पार्ट को पकड़ा, ई के पावर में भेजा। इमेजिनरी पार्ट को पकड़ा, कॉस एंड साइन के एंगल में भेजा। बराबर है। प्लस ये दोनों नंबर्स अलग अलग है। सेम टू सेम का मतलब होता है रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट सेम होना चाहिए। यहाँ इमेजिनरी सेम है, रियल इज डिफरेंट। तो ये क्या बन गया रे? e रेस टू माइनस 2x cos 3x c3 cos 3x प्लस c4 cos 3x। इसका क्या बना रे? e रेस टू 4x c5 cos 5x plus c6 sin 5x. So it is way to express if the roots are complex and different. B, d equal to plus minus 2i plus minus 3i। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें इसका रियल पार्ट है क्या रे? नहीं है। नहीं है माना जीरो है। रियल पार्ट को पकड़ो, ई के पावर में भेजो। ये जो जीरो है ई के पावर में भेजा। ई रेस टू जीरो क्या होगा रे? 1। समथिंग इंटू 1 क्या होगा रे? समथिंग। इसीलिए इसका रियल पार्ट नहीं लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरे क्योंकि बोलो ना, रियल पार्ट जीरो है, ई के पावर में भेजने से 1 होता है। सो इमेजिनरी पार्ट को पकड़ा, कॉस एंड साइन के एंगल में भेजा। दिस इज c3 cos 3x plus c4 sin 3x। So it is a way to express when the roots are complex and different। Now केस नंबर 4 क्या होगा रे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। बोलो, रिपीटेड का मतलब क्या होगा? रिपीटेड बोले तो सेम टू सेम। सेम टू सेम का मतलब क्या होगा रे? रियल पार्ट इज सेम, रियल पार्ट इज सेम, imaginary part is same। Point number 1, d equal to 1 plus minus I, 1 plus minus I, 1 plus minus I। यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स है, बट सभी का रियल पार्ट सेम है, सभी का इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो इसका सी अब क्या होगा? रियल पार्ट को पकड़ो, ई के पावर में भेजो। रियल पार्ट इज 1 1 1, ई के पावर में भेजा। इमेजिनरी पार्ट को पकड़ो, पहले कॉस का साइकिल कंप्लीट करो, बाद में साइन का साइकिल कंप्लीट करो। ये फ्रेश है इसीलिए C1 हुआ। ये पहला रिपीट है C2x हुआ। ये सेकंड रिपीट है C3x स्क्वायर
पहले किसका साइकिल कंप्लीट करना, कॉस का। कॉस का साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे साइन का साइकिल। हमारी गाड़ी आई C3 के तरफ, अभी चालू होगा C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर इंटू चिंटू साइन एक्स। बी डी इक्वल टू प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i। ये तीनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम टू सेम है। रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। हमने बोला था रियल पार्ट 0 है तो लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि e⁻0 1 हो जाता है। CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर cos 2x, C4 प्लस C5x प्लस C6 sin x, C6x स्क्वायर इंटू साइन 2x। रिपीटेड में पहले कॉस का साइकिल कंप्लीट करना, बाद में साइकिल का साइन का साइकिल कंप्लीट करना। गले में थोड़ा गड़बड़ है, इसीलिए आवाज में ऊपर नीचे हो सकता है, आपको सुनने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसीलिए अपने को माफ कर देना। पॉइंट नंबर सी, डी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3i 2 प्लस माइनस 3i। कितने रूट्स आए रहे, 2, सेम टू सेम रूट्स आए। CF होगा, रियल पार्ट को पकड़ा, ई के पावर में भेजा, इमेजिनरी पार्ट को पकड़ेंगे, पहले कॉस के एंगल में भेजेंगे। ये है फ्रेश C1 फर्स्ट रिपीट C2x cos 3x। कॉस का साइकिल कंप्लीट होने के बाद साइन का साइकिल लेना। आज हम क्या क्या पढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एफ ऑफ डी में क्या होगा, क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्यूबिक, सिंथेटिक, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। कैपिटल एक्स में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। जनरल सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक CF होगा, एक PI होगा। CF कहाँ से आता है, उसके रूल्स क्या है, आज हमने पढ़ लिए। सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग PI। ठीक है।